ये वाला हो गया था, नहीं हुआ था? ये तो हो गया था। नहीं, पहली बार शायद सेटिंग हो गई ऐसा कुछ, देख अब नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट? टेक टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. Separation between them is 2 times of L, and the midpoint of dipole is M. A point P at a small distance from the center point. सही है ना? आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी जाएगी? अंडर रूट ये L और ये L, ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये डिस्टेंस कितनी जाएगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा ना इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये E1 है ना? वही हम फिर सपोज करेंगे E1 और E2. यहाँ पर क्या हो जाएगी? E2. तो इसका नेट किधर जाएगा? इधर E1 है ना? यदि वेक्टर फॉर्म में हम ले E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पर भी आप कोई एंगल कितना सपोज कर लो? थीटा. तो आई थिंक थीटा ये भी होगा और थीटा ये भी होगा. तो इसको आप इस फॉर्म के अलावा ऐसा भी लिख सकते हो. ये हो जाएगा E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा, राइट? हो जाएगा ना? ये इसका क्या हो गया? डायग्राम हो गया. आगे की जो कहानी बनाओ जल्दी डायग्राम. ये आगे की जो कहानी है आपको वही काम लिखना है जो आपने वहां पर एक्सियल कंडीशंस के लिए जो आपने किया था वही आपको यहाँ पर भी राइट करना है. बट थोड़ा सा एक फर्क आएगा. जहां पर आपने वहां पर एक्सियल पोजीशन लिखा हुआ था, यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन लिख लेना. ठीक है, बाकी लिखना आपको एज इट इज वही जो आपने प्रीवियस लिखा हुआ था. ठीक है, तो मैं वहीं से अपना काम स्टार्ट करूं. सपोज E1 बनाओ जल्दी, डायग्राम बनाओ इसका. सपोज E1 एंड E2 आर द, लेट E1 and E2 are the electric field due to plus Q charge and minus Q charge. So E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. Here R is under root R square plus L square, right? Under root L square plus R square. 2 whole square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus L square. And E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by under root R square plus L square whole square. So 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus L square. You can see here E1 and E2 both have same magnitude. E1 और E2 के पास जो मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है ना? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट, उससे हम क्या लिख सकते हैं? आपने लिखा है E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा. तो इसे लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है. You can also calculate the value of cos theta from here. Cos theta is equal to base divided by hypotenuse. So base is L and hypotenuse is under root L square plus R square. So you can also write L square plus R square to the power 1 by 2. Right? Put this value in the place of cos theta. So 2 into E1 की value put up करो 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus L square, राइट? ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा. कॉस थीटा ये है ना, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी? L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू पावर 1 by 2, राइट? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon naught 2QL डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 by 2 हो जाएगा ना? 1 plus 1 by 2 means 3 by 2, राइट?
बट यू नो 2ql इक्वल टू p। एक चीज आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ जो p वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, उधर देखो E1 E2 cos थीटा उधर जा रही है ना, इधर साइड ये। लेकिन जो p वेक्टर उसकी डायरेक्शन किधर, p मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये मतलब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट क्या है, अपोजिट। इसलिए यहाँ पर कैसा आएगा, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसमें माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे उसे, है ना। पहले मैग्नीट्यूड लिखे दे रहे हैं, कैलकुलेट किए दे रहे हैं, उसका जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको किसके साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि उसकी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब वही कंडीशन, बट r इज वेरी ग्रेटर देन l, सो E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r क्यूब न्यूटन पर कूलम। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो और लिख सकते हो, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस P वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई r क्यूब। माइनस क्यों लगाई, मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है ना, ठीक है। माइनस क्यों लगाई, मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपका सेकंड डेरिवेशन था। देखो ये दोनों चीजें, ये दोनों ही डेरिवेशंस आपसे आना चाहिए, क्योंकि अदल बदल के आती रहती है ना। पिछले साल ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाली, इक्वेटोरियल जो पोजीशन है वो पिछले साल ही आया हुआ था ये। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको लिखना है, लिख लो इसे जल्दी से पहले। सर वो क्या लिखा हुआ है, 1/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हाफ, कहाँ पे सर ये फर्स्ट इधर ये, हाँ सर, हाँ स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 कर दिया है, हाफ कर दिया उसको। आज तुम्हारे घर से कॉल आया था भाई शिवांश, बट हम रिसीव नहीं कर पाए थे, लेकिन मिस कॉल पड़ा हुआ है। मैं शाम को तो जब जाऊँगा बात करूँगा। पढ़ते लिखते नहीं क्या करना, पढ़ते हैं सर इसलिए, हाँ कब पढ़ रहे हैं। देखो क्या है कि पेरेंट्स जो है ना आपके लिए काफ़ी टेंशनाइज है इन चीज़ों को लेकर के, कि आपका बोर्ड एग्जाम है और आपको कैसे उसे मैनेज करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका पहला काम तो ये हो जाना चाहिए कि हम किसी तरह से अपना ये क्लियर कर लें, और केवल क्लियर करना हमारा पर्पज ना हो, हम उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ठीक है। मतलब ढंग से हम पेपर दें और ढंग से थोड़ा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो कहीं भी आप जाओगे हर जगह आपको, आपके लिए एप्लीकेबल है, हर जगह आपको लगाना ही पड़ेगा। 10th क्लास का चलो मान लो मार्कशीट जो लगती है केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए लगती है, ठीक है, उसके बाकी और कोई खास काम नहीं होता है। लेकिन 12th क्लास का जो रिजल्ट होता है उसी से आपको कॉलेज डिसाइड होती है, और भाई वो तो हर जगह आपको चाहे जो भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म वगैरह फिल करो, कॉलेजेस के लिए जाओगे तब भी आपको 12th क्लास की मार्कशीट देनी पड़ेगी, है ना, उसकी फोटो कॉपी लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ के लिए आप क्लियर रहो, कम से कम जो हमारे पास 2 महीने उसमें हम ढंग से क्या करें, अपना रिवीजन करें, और उसमें कोशिश यही करेंगे हम ढंग से मार्क्स लाएं, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं, राइट। हो गया ना ये। आप जो करवा रहे हैं रिवीजन, इसमें आपको ये जरूर श्योर करना है कि जो एक्चुअली हम जो पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट हम पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी हम रिवीजन के तौर पे हम करवा रहे हैं उतना आपको जरूर ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना।
Okay, write down numerical two opposite charges. नहीं पहले को जल्दी से write down numerical two opposite charges each of magnitude 2 microcoulomb. Two opposite charges each of magnitude 2 microcoulomb are 1 centimeter apart. Are 1 centimeter apart. Find electric field at a distance of 5 centimeter. Find electric field at a distance of 5 centimeter from the midpoint. From the midpoint At a distance of 5 centimeter from the midpoint on axial line of the dipole. On axial line of the dipole. Also find the field on equatorial line at the same distance. Also find the field on equatorial line at the same distance from midpoint. मतलब दोनों ही कंडीशंस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको दोनों डिस्टेंस दिया, आर की भी डिस्टेंस दी है और एल की वैल्यू दोनों आपको गिवन है ना, दोनों चीजें गिवन है ना आपको यहाँ पर। दोनों ही कंडीशंस के लिए सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप राइट कर सकते हो। स्मॉल आर की जो वैल्यू सॉरी एल की जो वैल्यू दी है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कितना कितना है, एल की जो वैल्यू दी कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 1 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी को 2 टाइम्स ऑफ एल इज इक्वल टू कितना दिया 1 सेंटीमीटर, ये है ना। एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ये हमारी एल की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, यही है ना, इसे कितना लिखा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, राइट। इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए क्या होती है फार्मूला हमारा होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई आर क्यूब, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ P डिवाइड बाई आर क्यूब, यही होता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आर तो इक्वेटोरियल ही है, दोनों निकाल रहे हैं इसमें ना, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों, तो इसमें हमको फार्मूला वो वाला अप्लाई करना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही है ना, की पावर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आर भी था। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों चीजों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में इतना ज्यादा गैप नहीं है कि 1 सेंटीमीटर को हम क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें, राइट। एक बार ऐसा होता है कि 1 सेंटीमीटर और 5 मीटर भी गिवन होता तो हम निगलेक्ट कर देते, लेकिन इतने कंडीशन में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, पहले एक्सियल के लिए निकाल लेते हैं ना, फिर इक्वेटोरियल के लिए निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा यार, है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 P की वैल्यू कितनी 2 क्यू एल होती है, Q की वैल्यू आई थिंक आपको गिवन है, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। P कितना हो जाएगा 2 इंटू P 2Q L, है ना, P की वैल्यू कितनी होती है 2Q L होती है ना, यहाँ पर लिख सकते हो 2 इंटू Q, Q कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू L, L की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू R, R कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सर 1 होगा ना, हाँ ठीक है 2L इज इक्वल टू, दोनों बीच का सेकंड 1 सेकंड, तो L इज इक्वल टू कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा की होल स्क्वायर, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर देना, तो आई थिंक इसकी जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करना तो सबसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा इसका
वो आ जाएगा इसमें 2.93, इसमें आंसर कितना होगा 2.93 × 10⁻⁻, आप कैलकुलेट करना इतना ही आएगा 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और इसी तरह आप नेक्स्ट फार्मूला इक्वेटोरियल के लिए लगा देना और उसमें आप इसको पुट अप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है, ठीक है। परसों आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है? इसी चैप्टर का, इस चैप्टर में पढ़ा जिसका रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, और केवल बोर्ड जैसा होगा, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम में होगा तो उसी तरह का टेस्ट टॉपिक रिवीजन में वो होगा वही निकल हाँ, उसी में से होगा, है ना? जो पढ़ा रहे हैं उसमें से ही होगा, क्या मसला है? सर से पूछ रहे हैं तुमको क्या बताने की जरूरत है? हो गया तो बता दिया, तो कोई गुनाह की तो नहीं कर दिया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसके बाद अगला टॉपिक, अगली हेडिंग डालना है फोर्स ऑन डाइपोल। फोर्स ऑन डाइपोल, सॉरी ऐसा ना लिखो, टॉर्क ऑन डाइपोल लिखो, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। ठीक है, यदि हम डाइपोल की इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करें, पुट अप करें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? ये हमारी क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डाइपोल पर हमने क्या कर दिया, पुट अप कर दिया, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ये कितने एंगल पर मान लेते हैं, थीटा एंगल पर, है ना? ये डिस्टेंस यहाँ से था क्या, एल, और ये भी क्या है, एल। ठीक है, आपको पता है इसमें जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगेगा, क्यू ई, और इधर क्या लगेगा, माइनस एफ इक्वल टू माइनस क्यू लगेगा ना, ऐसा ये होगा। कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, वो क्यू ई उधर साइड और ये इधर साइड, जिससे क्या होगा, ये टॉर्क, ये जो वो डाइपोल है वो क्या करेगा, इसके और क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, करेगा ना, इस सेंटर पॉइंट पे और क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, राइट? इसलिए जब रोटेट करेगा मतलब इसमें क्या आएगा, मोमेंट आएगा, है ना, घूमेगा ये, इसलिए हम इसमें टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी ड्रॉ करो डायग्राम ये। अब यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हो कि इसमें जो डाइपोल की डायरेक्शन की नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव ये इधर क्यों होगी, मतलब मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन है, पी वेक्टर की, और ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, पी वेक्टर की। इनकी बीच का एंगल हमने कितना लिया है, थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बन गया डायग्राम? यदि यहाँ पर कोई एफ नेट की बात करें, कितना टोटल नेट फोर्स इसमें लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 क्यूई, और ये माइनस क्यूई, यानी नेट फोर्स कितना है, 0 है ना? If you talking about net force acting on the dipole due to electric field, F net is equal to QE plus माइनस QE is equal to कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमको यहाँ पर निकालना क्या है, टॉर्क। इतना बन गया डायग्राम, तो फिर लिखो जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा। और आपको पता है टॉर्क के लिए हमको क्या लेनी पड़ती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ती है। या हम डायरेक्ट टॉर्क का फार्मूला लगा देते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कोई भी एक इसमें फोर्स ले लेंगे, कोई सा भी एक फोर्स, राइट? चाहे क्यूवी ले लो, चाहे माइनस क्यू ले लो, हमको क्या लेना, मैग्नीट्यूड से हम बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे। लिख लो इसमें, सपोज a dipole of two equal and opposite charges
suppose a dipole of two equal and opposite charges is placed in uniform electric field E, then due to two equal and opposite forces exert a torque on the dipole, which is given by tau vector is equal to r vector cross f vector, right? तो tau is equal to इसका मैग्नीट्यूड ले ले तो tau vector is equal to कितना हो जाएगा? tau is equal to r f sin theta। तो tau is equal to f कितना है? q e और r ने कितना लेंगे? l है ना, लेकिन टोटल लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर? 2l, राइट? कितना हो जाएगा? 2l sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब उसको लिख देते हैं 2ql इंटू ई साइन थीटा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, है ना? यदि इसे को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वेक्टर क्रॉस नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, है ना? बाकी आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, है ना? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना? ये सब लिख सकते हैं यहाँ पर चाहो तो। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन टाउ क्या होगा? मिनिमम, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 0। सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ मैक्सिमम होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा टी। ठीक है, कंडीशन और ले सकते हो, थीटा हमारा क्या हो? 180 डिग्री, तब भी 0 होगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 ही तो होगा, माइनस का 0। ठीक है, ग्राफ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो आप इसका, है ना? आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये होता है ना ग्राफ, बना सकते हो इसका, है ना? ये मैक्सिमम पता ही क्या होता है? π/2, और यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम माइनस π/2। नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर आएगा, है ना? ठीक है ना? ठीक है, इसके आगे कल करेंगे, कल हो जाएगा, है ना? कल अपन क्या पढ़ लेंगे? गॉस लॉ पढ़ लेंगे, बाकी इसमें भी और बॉक्डर वगैरह भी है तो, हाँ, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, हाँ, वो कल अपन कर लेंगे।